नमस्कार। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं आरोह भाग 2 पुस्तक के अंतर्गत। आज का पाठ है जैनेन्द्र कुमार द्वारा यह लिखा गया बाजार दर्शन। तो बाजार दर्शन को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी सी जानकारी जैनेन्द्र कुमार के बारे में प्राप्त कर लेते हैं। जैनेन्द्र कुमार से आप पहले से परिचित हैं। कक्षा 7वीं में एक पाठ था चिड़िया की बच्ची। सेठ माधवदास उसमें प्रमुख पात्र रहते हैं। एक चिड़िया की बच्ची होती है। अब मेरे ख्याल से आप उसे अच्छे से याद कर लिए होंगे। आप ये पाठ आपको याद हो गया होगा। तो कितने सुंदर ढंग से कहानी प्रस्तुत किए हैं। कहानियों और कथाओं के मामले में जैनेन्द्र कुमार प्रेमचंद के बाद के रचनाकारों में प्रमुख माने जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जैनेन्द्र कुमार के बारे में थोड़ा सा जान लें। जन्म सन 1905, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। और ये तो इनके उपन्यास थे। इसके अलावा इनके कहानी संग्रह वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब कहानी संग्रह बहुत प्रसिद्ध हुआ था। और निबंध संग्रह है प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम। तो ये थे निबंध। पुरस्कारों की जहां तक बात करें, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान। अब समय गवाए बिना हम लोग सीधे चलते हैं पाठ पर। बाजार दर्शन। आज कुछ प्रमुख जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या इस पाठ में महत्वपूर्ण पैराग्राफ हैं या हिस्से हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बाजार दर्शन को पढ़ने से पहले एक और पाठ को याद दिलाऊंगा मैं आपको। कक्षा 9वीं में आपने श्यामाचरण दुबे का उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ा था। अगर वो पाठ आपको याद होगा तो उस पाठ और इस पाठ में कई सारी समानताएं हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, पैसा पावर है पर उसके सबूत में आसपास मालटाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है। कहने का मतलब पैसे का सबूत तो यही है कि मालटाल से मतलब गाड़ियां हो, बड़ा घर हो, बंगले हो, इससे संबंधित और चीजें हो तो मालटाल के अंतर्गत यही चीजें आएगी। तो दिखाने के लिए कि मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए। बैंक में पासबुक में तो चीजें होगी ही, पैसे कम या ज्यादा जितना भी है, लेकिन पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। अगर दिखाना है तो दिखाने वाली चीज दिखाओ। बैंक में जाकर कौन देखने वाला। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। तो पावर का असली रस मालटाल दिखाने में, अर्थात जो बाहरी दिखावा से संबंधित वस्तुएं हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। देखिए, ये
ये सकारात्मक ढंग से नहीं लिखा गया, ये भी व्यंग्य है। इस पैराग्राफ, इस अनुच्छेद को भी देखें। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उनके प्रयोग की परीक्षा की उन्हें दरकार नहीं। बस खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है। मतलब ये दूसरी प्रजाति है। पहली प्रजाति कौन? जो पैसे को या अपनी पावर को दिखाने में लगी रहती है, और दूसरे वे लोग जो पैसे को जोड़ते रहते हैं। तो मतलब कुछ दो तरह के लोगों के बारे में बोला कि पहले वे जो पैसे का दुरुपयोग करते हैं, अपने लिए प्रयोग नहीं करते, और दूसरे तरह के वे लोग जो सिर्फ पैसे इकट्ठा करते हैं, वो स्वयं के ऊपर उपभोग भी नहीं करते। तो ये दूसरे तरह के लोगों पर भी इन्होंने व्यंग्य किया है। इसके बाद जादू महत्वपूर्ण। वह जादू आंख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, और इसमें बातें भी बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने कही है कि बाजार में जादू तो अवश्य है, लेकिन उस जादू की क्या मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू खूब असर करता है। अब जादू का असर होता है जेब भरी हो मन खाली हो। जेब भरी होने का क्या मतलब? पैसा हो, सीधी सी बात। मन खाली होने का मतलब आगे बताएंगे। इसी पाठ में लेखक ने बताया है कि मन खाली होने का क्या अर्थ है, लेकिन हम लोग संक्षेप में ये जान ले कि मन खाली होने का मतलब कि बाजार आप गए हैं तो कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किए हैं कि क्या सामान लेना है, क्या जरूरत आपकी है, उसकी आपको पहचान नहीं है। मन खाली होने का यही मतलब है। ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। अब देखिए, यहाँ जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। ठीक। और दूसरी चीज, जेब खाली और मन भी खाली, ऐसी हालत में भी काम कर जाएगा। क्रेडिट कार्ड का चलन इसी वजह से है। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। मन खाली होने की दशा में बाजार में जो भी चीजें हैं, जरूरत की न भी हो तो निमंत्रण पहुंच जाएगा। अब दूसरी स्थिति ये बनती है कि खरीदें कैसे? तो खरीदें कैसे? अगर पैसा है तब तो पूछिए मत। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी तो फिर वह मन किसकी मानने वाला? मालूम होता है यह भी लूं वह भी लूं, सभी सामान जरूरी है और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी। जादू कौन सा? वही जो आंखों की राह काम करता है, बाजार का जादू। जादू की सवारी उतरी की पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती। ये बात कई बार कही जाती है कि भौतिक चीजों में आराम नहीं है। तो ये भौतिक की बात नहीं कर रहे हैं। बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो जरूरत की चीजें नहीं है वो आपको खलल ही देंगी, बल्कि खलल ही डालती हैं। थोड़ी देर
को स्वाभिमान की जरूर सेंक मिल जाती, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक मिलती। अभिमान की गिल्टी या ग्रंथि उसे बोला, यानी एक अभिमान इस मामले में रोग के समान ही है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? कहने का मतलब है कि किसी तरह का प्रतिबंध हो, चाहे वो बड़ा बड़ा सुंदर, यहाँ पर बड़े ही अच्छे ढंग से इन्होंने उपमा दी है कि जकड़ रेशम की हो तो भी जकड़ तो है, आजादी नहीं मिली। आपने क्लास 7th में हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ पढ़ा होगा, अगर उस पाठ को याद करें तो आपको ये भाव समझ में आ जाएंगे। अगला पैराग्राफ, पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा उपाय है। वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो। अब देखिए, मन खाली न हो यानी बाजार में जा रहे हैं तो कुछ न कुछ निश्चित तो होगा ही ना कि सामान लेने जा रहे हैं। तो कौन सा सामान लेना है आपको, यह निश्चित करके ही बाजार जाएं। अपनी जरूरत को आप ठीक से समझें, ये कहना चाहते हैं। मन खाली हो तब बाजार न जाओ। बड़े बड़े सीधे सरल शब्दों में बातें कही। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो लू का तपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला रह जाएगा। मतलब बाजार की जितनी सजावट है उसका निमंत्रण व्यर्थ होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या सामान लेना है। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। कृतार्थ होना कि वास्तव में बाजार का असल मतलब आप समझ पाए, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। बाजार का निर्माण ही हुआ होगा। आप याद करें कि ये सोचें कि बाजार बना क्यों होगा। तो कुछ लोगों को आवश्यकता होगी और कुछ दोनों लोगों को आवश्यकता है। वास्तव में बाजार में जो खरीदार और विक्रेता है, दोनों को अलग अलग आवश्यकताएं हैं, लेकिन है आवश्यकता है, दोनों एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत बाजार का ये मतलब कि बाजार को आप किस तरह से कृतार्थ करेंगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। तो जब जरूरत हो तब उसको पूर्ण करे, ये बाजार है भारतीय दर्शन। और पश्चिमी दर्शन की जरूरत पैदा करके पूर्ति करना। और आज के समय चीन का दर्शन जरूरत न हो तो भी पूर्ति कर देना, तो भी वहां पहुंचा देना। तो ये तीन अलग अलग चीजें वैश्विक स्तर पर आप देख सकते हैं। अब पृष्ठ संख्या 90 पर तीसरा पैराग्राफ, पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए। वह दारुण, दारुण का मतलब होता है भयंकर, भय देने वाला। मैं पैदल चल रहा हूं कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। मतलब पैदल चलते समय उस स्थिति की कल्पना आप करिए। वह क्या निकली कि मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर पार हो गई। वाह, कितने सुंदर ढंग से बात कही। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो, यानी जबरदस्ती कि लो देखो इसको।
उसका नाम है मोटर, और मोटर यानी कार, और तुम उससे वंचित हो। अब उसको देखने का मतलब ये कि तुम्हारे और उस व्यक्ति में बहुत अंतर है, अब तुम्हें पछताना है। वह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं, मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। आप सोच लीजिए कि ये स्थिति है कि जहाँ आपका पालन पोषण हुआ, जन्म हुआ, आपका अस्तित्व जिसके वजह से है, ये पैसा है, उससे भी अलग कर रहा है आपको। बल्कि पछताना है कि हाय, ऐसे माता पिता के यहाँ मैं जन्म लिया। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती। कृतज्ञ यानी जो कृतज्ञता को स्वीकार न करे, कृतज्ञ, जो कृतज्ञ न हो उसके लिए कृतज्ञ प्रयोग किया गया। अगला पैराग्राफ है इसी पृष्ठ का आखिरी पैराग्राफ। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। अब इस चीज को देखिए, यहाँ पर उस कहानी को याद कर लीजिए कि भगत जी चूरन बेचने वाले हैं। भगत जी चूरन बेचते हैं और जितना चूरन बेचना है उतना बेचे और उसके बाद बाकी बच्चों में बांट दिया। ये निश्चित है कि इतने रुपए का ही मुझे, या यहाँ पर इन्होंने पैसे का जिक्र किया, इतने का ही मुझे बेचना है चूरन। और फिर जो है वो चल दिए, ये बचा हुआ चूरन बच्चों में बांट दिए। कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, कोई लोभ नहीं। तो कहा कि इस तरह उस बल को, किस बल के वजह से बाजार में, देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भगत को इन्होंने न सिर्फ विक्रेता के रूप में प्रस्तुत किया, एक ग्राहक के रूप में भी प्रस्तुत किया, और दोनों स्थितियों में भगत एक आदर्श है। तो यही बल है कि बाजार के इस चकाचौंध से कैसे बच ले रहे हैं। तो उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है, यानी सांसारिकता में रहने वाले लोगों से ऊपर की चीज है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है, तृष्णा मतलब प्यास, अब यहाँ पर सब कुछ प्राप्त कर लेने की होड़, बटोर रखने की स्पृहा, इच्छा, वहां उस बल का बीज नहीं है। वहां पर जहां पर सब कुछ मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए। जैन धर्म में जो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह जो तीसरा स्थान पे प्राप्त, अपरिग्रह को बहुत महत्व दिया गया है। अपरिग्रह यानी जितनी आवश्यकता है उससे अधिक चीजों का संग्रह न करना, यही अपरिग्रह। तो कहा कि जहां अपरिग्रह होगा वहां पर वो चीज हो सकती, जहां चीजों को इकट्ठा करने का भाव होगा या सब कुछ प्राप्त कर लेने का भाव होगा कि ये भी मेरा हो, वो भी मेरा हो, तो वहां पर वो नहीं हो सकता, वह बल नहीं हो सकता जो भगत में है। बल्कि
यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है। धन के पीछे भागने वाला निर्बल, वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। तो चेतन पर जड़ की विजय होना, यानी जो जीवित व्यक्ति हो, जिसमें जान है, उस पर निर्जीव शासन करे, वो स्थिति। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जिन पर हमने चर्चा की। बाकी इसके प्रश्नोत्तर पर हम लोग अगले भाग में, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।